नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का खेत खलिहान के एक नए अंक में। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमेशा की तरह आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए लाभकारी साबित हों। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों हम आपको बताएंगे एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में। जी हाँ, ये प्रणाली होती क्या है, कैसे आप इसे अपना सकते हैं और कैसे अपने लिए लाभकारी बना सकते हैं, इन तमाम बातों के बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे देश के किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए हमारी सरकार द्वारा हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे देश के जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो लगातार नए नए शोध कार्य कर रहे हैं ताकि हमारे देश के किसानों की खेती किसानी उन्नत हो सके। और इसी दिशा में एकीकृत कृषि प्रणाली का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसी प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के सस्य विज्ञान संभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राज सिंह। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम खेत खलिहान में। डॉक्टर सिंह, हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी लगातार नए नए शोध कर रहे हैं ताकि हमारे किसानों की खेती किसानी उन्नत हो सके और साथ ही साथ उनकी जो आय है वो भी बढ़ सके। अब आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में। तो आप हमारे किसान भाइयों बहनों को बताएं कि एकीकृत कृषि प्रणाली आखिर होती क्या है। एकीकृत कृषि प्रणाली ये ऐसी एक पद्धति है जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित विभिन्न क्रियाओं जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि उद्यानिकी इत्यादि का एक समन्वित अप्रोच होती है जिसके द्वारा किसान अपने खेत पे एक निश्चित क्षेत्र में लगाकर सभी पहले अपनी जो घर की रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी करे और इनके इंटीग्रेशन से अधिक पैदावार लेकर अधिक से अधिक आमदनी बढ़ाए और इसके द्वारा किसान पूरे साल अपना रोजगार प्राप्त करता रहे और उसको पूरे साल कृषि से आमदनी प्राप्त होती रहे। जैसा कि विदित है कि हमारे देश में छोटे और मझोले किसानों की संख्या बहुत ही अधिक है जो लगभग 85% के लगभग है। यह अगर हम पिछले सन 1970 में देखते हैं तो कृषि जोत का आकार 2.35 हेक्टेयर प्रति कृषि जोत था जो घटकर लगभग 1.15 हेक्टेयर रह गया है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है जिसके कारण भूमि का बंटवारा हो रहा है और परिणाम स्वरूप कृषि जोत के आकार में कमी आती जा रही है। अब सवाल होता है कि इतनी कम कृषि जोत में किसान अपनी आमदनी कैसे बढ़ाए, अपनी परिवार की लाइवलीहुड को कैसे चलाए। अब इनको चलाने के लिए किसान को कृषि की उन्नत प्रणाली का प्रयोग करना होगा जिसमें एकीकृत कृषि प्रणाली महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है और अगर किसान भाई इसको अपनाएं तो इसके द्वारा अधिक से अधिक लाभ, रोजगार एवं उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर सिंह, अभी तो आपने बता दिया कि एकीकृत कृषि प्रणाली आखिर होती क्या है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके घटक क्या क्या होते हैं, इसके बारे में भी बता दें। कृषि से संबंधित विभिन्न घटक होते हैं जिसमें फसल उत्पादन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कृषि उद्यानिकी, कृषि वानिकी, मछली पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी, कंपोस्ट बनाना, गोबर गैस बनाना इत्यादि जो कृषि से संबंधित घटक हैं वो सब कृषि प्रणाली में आते हैं क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण एक बात आवश्यक होती है कि एक घटक का संबंध दूसरे घटक से होता है। जैसे हम फसल उत्पादन के द्वारा दाने के साथ साथ चारा भी उत्पादन करते हैं और चारा पशुओं को खिलाने के काम आता है। पशुओं के द्वारा हमको दूध मिलता है एवं गोबर खाद के रूप में मिलता है और तथा गोबर को खेती के लिए ज़मीन में प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाती है और किसान भाई जो बाज़ार से खाद एवं उर्वरक पर पैसा खर्च करते हैं उसको भी बचाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
तथा अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कृषि प्रणाली के घटक हैं वो सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किसान की जो ज़रूरतें होती हैं उनको सब पूरा करते हैं। जैसे हम दलहन फसलें लगाते हैं, दालों की मांग पूरी होती है, तिलहन फसलों के द्वारा तेल की मांग पूरी होती है, सब्जी लगाने से सब्जी, और डेयरी के द्वारा जो किसान की दूध की मांग होती है वो पूरी होती है। और इसके साथ साथ जो अधिक उत्पादन होता है उसके द्वारा किसान उसको बाज़ार में बेचकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। जी, तो अभी आपने इसके घटकों के बारे में जानकारी दी और कहीं ना कहीं ये सामने निकल कर आया है कि इसके जो भी घटक हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और वो किसानों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो अभी आपने जिक्र किया इसके घटकों के बारे में, अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमारे किसान इस प्रणाली को अपनाना चाहते हैं तो वो क्यों अपनाएं? अभी तक जहाँ तक देखा गया है, अधिकतर किसान भाई अपने खेत पर ज़्यादातर या तो एक ही फसल लगाते हैं या अधिक से अधिक 2 फसल लगाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है जब एक फसल बाज़ार में जाती है और उत्पादन बढ़ जाता है तो उसका बाज़ार में मूल्य बहुत कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और उसकी आमदनी नहीं बढ़ सकती। एकीकृत फसलीय प्रणाली में विभिन्न प्रकार की फसलों, जो डाइवर्सिफिकेशन सिस्टम लगाते हैं, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलें लगाते हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगाते हैं। कृषि वानिकी, कृषि उद्यानिकी के साथ साथ हमको फल भी मिलते हैं और डेयरी के द्वारा दूध भी मिलता है और उसके बाद गोबर भी मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसान विभिन्न प्रकार के एंटरप्राइजेज खेत पर लगाए तो उनके द्वारा किसानों की जो वर्तमान आय है उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसको पूरे साल इस प्रणाली के द्वारा कुछ ना कुछ आमदनी प्राप्त होती रहती है, जिसके कारण किसान को रोजगार के साथ साथ उसकी आमदनी निश्चित रूप से मिलती है। और इसमें प्रमुख बात यह है कि कभी कभी होता है कि जब हम एक ही एंटरप्राइजेज पे निर्भर होते हैं तो कभी अगर मौसम की ऐसा ख़राब मौसम हो गया, मान लिया सूखा पड़ गया, ओलावृष्टि हो गई, तो उसमें एक ही फसल अगर बाई चांस ख़राब हो गई तो किसान की कभी कभी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वह एक ही फसल पर निर्भर रहता है। लेकिन अगर एकीकृत फसलीय प्रणाली में किसान विभिन्न प्रकार की फसलें, विभिन्न प्रकार के एंटरप्राइजेज जिसमें एग्रो फॉरेस्ट्री, डेयरी ये लगाएगा, तो अगर एक एंटरप्राइजेज से नुकसान हो जाता है तो उसके स्थान पे दूसरे एंटरप्राइजेज से उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है। इसलिए किसान को खेती से जो संपूर्ण नुकसान होता है उसके नुकसान को इससे बचाया जा सकता है और किसान पूरे साल इस प्रणाली के द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेता है। तो देखा किसान भाइयों बहनों, एकीकृत कृषि प्रणाली आपके लिए कितनी लाभकारी साबित हो सकती है। अभी आपने जाना कि ये प्रणाली आखिर होती क्या है, इसके घटक क्या क्या हैं और कैसे आप इसे अपनाकर अपनी आजीविका सुधार सकते हैं और साथ ही साथ अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसे अपनाया कैसे जाए, इसके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ।
बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में। तो आइए आज की हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सिंह, अब आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो छोटे और मझौले किसान होते हैं वो इसे अपनाएं कैसे। अभी आपने बता दिया कि ये होती क्या है प्रणाली और साथ ही साथ घटक क्या है और कैसे हमारे किसानों के लिए ये लाभकारी साबित हो सकती है, लेकिन अब बात आती है इसे अपनाने की। तो किसान इसे अपनाएं कैसे? जैसा कि मैंने बताया कि हमारे देश में कृषि जोत का आकार लगभग अभी वर्तमान में 1.15 हेक्टेयर है, जिसके द्वारा अगर किसान परंपरागत खेती से खेती करे तो उससे उसकी लाइवलीहुड को निर्वाह करना बड़ा मुश्किल है। इतने कम ज़मीन में किसान को अपनी आजीविका चलाने के लिए उन्नत तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। कृषि प्रणाली एक बहुत ही अच्छी तकनीक है और इसके लिए ज़रूरी है कि किसान को अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए उसको जो अनाज, दलहन, तिलहन, दूध, फसल की आवश्यकता होती है, सबसे पहले उसकी एक प्लान बना ले। मान लिया है एक किसान के यहाँ 6-7 परिवार के सदस्य हैं, तो उनके लिए कितने अनाज की आवश्यकता होती है साल में, कितनी दालों की आवश्यकता होती है और कितने तेल की आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से वो 1 हेक्टेयर क्षेत्र को उसमें विभाजित कर लें। जैसा कि अनाज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग अगर हम 0.6 हेक्टेयर क्षेत्र में अनाज की फसलें उगाएं, बाकी जो 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र है उसमें हम मुर्गी पालन, पशुपालन एवं मधुमक्खी पालन तथा 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र में हम मछली पालन करें एवं 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी उत्पादन करें तथा 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि उद्यानिकी करें। तो इस प्रकार से किसान अपने 1 हेक्टेयर क्षेत्र को अच्छी तरीके से विभाजित करके अपने परिवार की आजीविका चलाने हेतु सभी प्रकार के आवश्यक सामग्री अपने क्षेत्र पे उत्पादित कर सकता है तथा अपनी परिवार की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा कर सकता है। इसके अतिरिक्त उन्नत तकनीकों जिसमें डाइवर्सिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन तथा उन्नत विधियों द्वारा खेती करके जिसमें किसान जो गोबर पैदा कर रहा, फसलों से जो गोबर प्राप्त कर रहा है उसको कंपोस्ट के रूप में बनाकर या गोबर को गोबर गैस के रूप में प्रयोग करके अपने घर के लिए जो लाइट की आवश्यकता है उसको पूरा कर सकता है तथा उससे कंपोस्ट बना के जो खेत के लिए खाद की आवश्यकता है उसको पूरी कर सकता है तथा बाज़ार से जो उसको खाद और उर्वरक पर पैसा खर्च करना होता है उसको बचा सकता है। इसके अतिरिक्त किसान चारा, जब दलहन और तिलहन तथा अनाज वाली फसलों के साथ साथ चारा भी पैदा करता है तो वह चारा उसके पशुओं के लिए काम आता है। इसके अलावा उन्नत तकनीकें अपनाकर किसान प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहा है तो जो उसके घर के सदस्यों से आवश्यकता के अनुसार अधिक उत्पादन होता है उसको बाज़ार में बेचकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। इसमें आवश्यकता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण बहुत ही एक अच्छी तकनीक है जिसके द्वारा किसान कम समय में विभिन्न प्रकार की फसलें बोकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है तथा क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाकर यानी कि फसल सघनता बढ़ाकर एक निश्चित समय में अधिक से अधिक फसल प्राप्त करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर अधिक आमदनी प्राप्त कर सकता है तथा पूरे साल रोजगार प्राप्त कर सकता है। जी डॉक्टर सिंह, अभी आपने ये तो बता दिया कि अगर इस प्रणाली को अपनाना है तो एक योजनाबद्ध तरीका अपनाने की ज़रूरत होती है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो एकीकृत कृषि प्रणाली का मॉडल है वो किस प्रकार तैयार किया जाए, इसके बारे में बताएं। एकीकृत कृषि प्रणाली का जो मॉडल है वो किसान को प्रथम अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाना होगा।
क्योंकि उसकी जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे यहाँ की औसत जो कृषि जोत है उसके अनुसार मान लिया 1.15 हेक्टेयर कृषि औसत है अभी देश की, और अधिकतर किसानों के पास 1 हेक्टेयर भूमि है। तो 1 हेक्टेयर भूमि को जो उसके घर की आवश्यकता कैसे उसके द्वारा पूरी करे, उसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसान उस भूमि को विभिन्न प्रकार के एंटरप्राइजेज लेने के लिए उसको बांट सकता है। सबसे अधिक आवश्यकता अनाज की होती है, तो 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग आधा हेक्टेयर भूमि अनाज पैदा करने के लिए किसान एक रख सकता है। उसके अलावा 0.1 हेक्टेयर भूमि किसान पशुपालन, मुर्गी पालन एवं बत्तख पालन के लिए रख सकता है। अगर किसान भाइयों के पास पानी की सुविधा है तो मछली पालन बहुत एक अच्छा एंटरप्राइजेज है, जिसके द्वारा कम समय में कम लागत के द्वारा किसान को अधिक आमदनी प्राप्त होती है। तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र किसान अगर मछली पालन के लिए रखे तो वो अपने घर की आवश्यकता भी पूरी कर सकता है और बाज़ार में भी बेचकर आमदनी प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त घर की आवश्यकताओं के लिए सब्जी बहुत आवश्यक है, उसके लिए ज़मीन रख सकता है। तथा किसान कृषि उद्यानिकी, क्योंकि कृषि उद्यानिकी एक ऐसा एंटरप्राइजेज है, अगर किसान के पास पानी की कमी हो जाती है और सूखे पड़ने की नौबत आ जाती है तो उस स्थिति में किसान कृषि उद्यानिकी से कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि किसान अपने क्षेत्र को अपनी आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार विभिन्न एंटरप्राइजेज में विभाजित कर ले, और उसके अलावा जो अनाज वाली फसलें जो किसान को लेनी है और दूसरी फसलें जो लेनी है उनकी उन्नत तकनीकी अपनाकर उनसे अधिक पैदा करें। कृषि की सभी फसलों से अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक पैदा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि अभी ज़्यादातर कृषि अनुसंधान जितने भी संस्थान हैं सब ने अधिकतर सभी फसलों की उन्नतशील किस्में विकसित की हुई हैं, और कृषि की जो दूसरी एंटरप्राइजेज हैं जिसमें पशुपालन है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, इसके भी संस्थान हैं, उनके पास सभी के पास उन्नत तकनीक है जिनके द्वारा किसान अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकता है। इसमें आवश्यक है कि क्योंकि अभी देश में पानी, हमारे यहाँ पानी एक ही बहुत ही मुख्य घटक है, क्योंकि दिन प्रतिदिन पानी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है लेकिन पानी की पूर्ति घटती जा रही है। अभी औसतन हमारे देश में लगभग 1500 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता है। इतने कम पानी की उपलब्धता में किसान भाइयों को ध्यान रखना होगा कि अपने एकीकृत कृषि प्रणाली में ऐसी फसलें उगाएं जो कम पानी चाहने वाली हों, तथा पानी देने की ऐसी विधियां अपनाएं जिनमें ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, जिनके द्वारा कम से कम पानी देकर अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकें। अगर किसान भाई कृषि उत्पादन की सभी उन्नत तकनीक अपनाएं तो एकीकृत कृषि प्रणाली के द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, अभी आपने जानकारी दे दी कि हमारे किसान जो हैं इसका मॉडल किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, और साथ ही साथ किसान भाइयों बहनों अभी हमारे कृषि वैज्ञानिक ने ये भी बता दिया है कि आप तकनीकें कौन कौन सी अपना सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें बीजों की तो उन्नतशील बीजों का ही आपको इस्तेमाल करना है, किस्मों का ही आपको इस्तेमाल करना है, तभी जाकर ये जो प्रणाली है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी साबित हो पाएगी। डॉक्टर सिंह, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमारे किसान अपने क्षेत्र में ही इसके बारे में पूर्ण जानकारी लेना चाहें तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? अगर किसान भाई अपने क्षेत्र पर एकीकृत कृषि प्रणाली द्वारा खेती करना चाहते हैं, इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं, तो देश में कृषि अनुसंधान के अनेक संस्थान हैं, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा कृषि विश्वविद्यालय तथा देश में लगभग 680 केवी के हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैं। किसान भाई कहीं भी जाकर एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देश में 2 एकीकृत कृषि प्रणाली के ऊपर ही अनुसंधान संस्थान हैं, जिनमें एक मोदीपुरम है तथा दूसरा मोतिहारी बिहार में स्थित है। ये
जो संस्थान है ये केवल एकीकृत कृषि प्रणाली से संबंधित अनुसंधान कार्यों पर ही कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में एकीकृत कृषि प्रणाली पर प्रोजेक्ट लिए हुए हैं और हमारे यहाँ भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सस्य विज्ञान विभाग में एकीकृत कृषि प्रणाली पर रेनफेड सिस्टम में और इरिगेटेड सिस्टम में, दोनों सिस्टम में एकीकृत कृषि प्रणाली पर अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। और अगर कोई भी किसान भाई इसके बारे में जानकारी लेना चाहें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सस्य विज्ञान विभाग से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों बहनों, अगर आपको इस प्रणाली के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको कहाँ संपर्क करना है, अब आपको इसके बारे में पता चल चुका है। अंत में डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी सरकार का लक्ष्य है हमारे किसानों की आय जो है वो वर्ष 2022 तक दोगुनी हो। तो ये जो प्रणाली है एकीकृत कृषि प्रणाली, ये इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना कारगर साबित हो सकती है? आपने सही कहा है कि एकीकृत कृषि प्रणाली का किसान की आमदनी को दुगना करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। हमने यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल है, इसके अनुसंधान से पाया है कि किसान 1 हेक्टेयर में 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष आमदनी प्राप्त कर सकता है। जबकि किसानों की जो परंपरागत खेती है उससे किसान को लाभ हो रहा है वो 50-60 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर मुश्किल से हो रहा है, उससे भी कम होता है। लेकिन अगर किसान एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल को अपनाए तो अपनी घर की आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ किसान भाई अधिक उत्पादन कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसके द्वारा कृषि की विभिन्न तकनीकों, विभिन्न एंटरप्राइजेज को अधिक से अधिक अपनाकर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। तथा इसके साथ साथ एक ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसान भाई खेती में लागत काफ़ी लगाते हैं और एकीकृत कृषि प्रणाली में काफ़ी ऐसे घटक हैं जिनके द्वारा किसान अपनी लागत को कम कर सकते हैं। जैसे पशुपालन के द्वारा किसान गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद तैयार करके अपने खेत में खादों की एवं उर्वरकों की आवश्यकता पूरी कर सकता है। इसलिए वो बाज़ार से जो खर्च कर रहा है उसको कम करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त किसान भाई जो कृषि वानिकी पद्धति द्वारा जो एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लाभ प्राप्त कर रहा है उसके द्वारा भी सॉइल की फर्टिलिटी को डेवलप कर सकता है, पानी की आवश्यकता को कम कर सकता है तथा विभिन्न घटकों में जो होने वाले खर्च हैं उनको कम कर सकता है। यदि खेती की लागत कम आए तो ऑटोमेटिकली ये किसान की आमदनी को बढ़ाने में सहायक होगा। तो इस प्रकार किसान भाई एकीकृत कृषि प्रणाली से अधिक लाभ प्राप्त करके अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं तथा विभिन्न घटक अपने फार्म पर ही पैदा करके कृषि लागत को कम करके अधिक आमदनी को बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर सिंह, तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर हमारे किसान भाई बहन इस प्रणाली को अपनाते हैं तो ना केवल इनकी लागत में कमी आती है बल्कि खेतों की जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है और साथ ही साथ रोजगार तो मिलते ही हैं और आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इतनी तमाम जानकारियों के लिए डॉक्टर सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने जाना इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में। जी हाँ, एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में आपने विस्तृत जानकारी ली। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई है उससे आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।